आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। मेरे बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेट बनाए कैसे जाते हैं और मैग्नेट बनाने के जो प्रोसेस है उन सब में कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिनसे मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं और कौन से मटेरियल जिनसे मैग्नेट कभी नहीं बनाए जा सकते। तो आज इन्हीं टेक्निकल टर्म्स को देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स में। मेरा बेटा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में अगर बात करूं तो सबसे पहला है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यार, मुझे मैग्नेट बनाना था। जब मैग्नेट बनाना था तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हैं अगर हम लोग, तो देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में क्या होता है। हमारे को पता है एक सोलोनाइड नाम की कोई चीज होती है जो हेलिकल फॉर्म में होती है। हेलिकल फॉर्म में होती है। ये सोलोनाइड एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेट बनाने में किसी भी मटेरियल को हेल्प करता है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैं चाहूं तो एक सोलोनाइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इनहेंस कर सकता हूं, चाहूं तो कम कर सकता हूं। कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे कम? क्योंकि सोलोनाइड का जो मैग्नेटिक फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni होता है। यानी अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करूंगा, तो मैं मैग्नेटिज्म इंक्रीज कर दूंगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये मटेरियल और इसको मेरे को मैग्नेट बनाने की कोशिश करनी है, तो उसे मुझे मैग्नेटिक फील्ड में डालना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा, ये मैग्नेट बनकर तैयार हो जाएगा। भाई साहब, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा ये तैयार होगा। तो इसीलिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता क्या है? एक ऐसा फील्ड, आप नोट्स में वीडियो जब देखोगे तो ये नोट कर लेना, एक ऐसा फील्ड जो मैग्नेट्स बनाता है, एक ऐसा फील्ड जो मैग्नेट्स को रेडी करता है। कैसे? देखिएगा, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, अब मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन। मैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट व्हाट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आना। किसी बॉडी पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आना मैग्नेटिज्म कहलाता है। द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब जैसे एग्जांपल, इस मटेरियल को लिया और मैंने उस सोलोनाइड के अंदर डाल दिया और बाहर निकाला, मैंने कहा वाओ, एक मैग्नेट बन के तैयार हो गया। जब ये मैग्नेट बन के तैयार हुआ, मैंने ही बोला मैग्नेट बन के तैयार हुआ, तो मेरे बच्चे ये जो फील्ड थी जिसकी वजह से वो रेडी हुआ, वो कौन सी फील्ड कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहलाएगी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड होती है जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है। मैग्नेटाइज वर्ड का मतलब क्या है? किसी भी मटेरियल पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आना। सपोज मैं मैग्नेटाइज हो गया, मतलब मेरे पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। मैं किसी भी आयरन पीस को टच करूंगा, वो चिपक जाएगा मेरे पास। अब आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को इस फील्ड में डाला, मैग्नेटिक फील्ड यानी अगर हम सोलोनाइड की मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करें तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni। B = μ0 Ni। भाई साहब, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, और करंट I इज अ करंट पास थ्रू दैट। अब B0 इज ऑल अबाउट व्हाट? B0 इज अ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आप कह सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है, बाहर से दी गई हुई मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने इसमें मटेरियल को प्लेस कर दिया। जब मैंने मटेरियल को प्लेस किया इसके अंदर और ये धीरे धीरे मैग्नेटाइज होने लगा। अब जब ये मटेरियल धीरे धीरे मैग्नेटाइज होने लगा तो ऑब्वियसली इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी होगी। वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? जैसे हमने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में एक मटेरियल को प्लेस किया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो मटेरियल हमने उसके अंदर प्लेस किया और वो मैग्नेटाइज हुआ, उसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। उन दोनों का जो सम अप होता है, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को B से डिनोट किया जाता है। सोलोनाइड का मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो इंटरनली प्रोड्यूस्ड हुआ होता है, उन दोनों का जो सम होगा, दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इंडक्शन। आप पढ़ के देखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड का सम कर दो तब
जब वो मैग्नेटाइज हो गया। दिस इज ऑल अबाउट द बी इक्वल टू बी नॉट प्लस एम। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर या जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे बच्चे इधर ध्यान दें, अगर हम आगे ध्यान दें तो अब आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मतलब अभी मैंने बताया मेरे बच्चे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, जो किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी मटेरियल, कोई भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है। पर अगर मैंने बोला मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की औकात, बोले तो एबिलिटी, कितना पावरफुल है यार वो फील्ड, कितना पावरफुल है वो फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। कितना पावरफुल है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय H इज ऑल अबाउट Ni। इसे Ni कहते हैं। N इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, I इज अ करंट। इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब मेरे बेटा बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट Ni फॉर्मूला भी पढ़ा हमने। Ni की जगह पे क्या रख सकता है, H रख सकता है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट इज व्हाट, अभी पता चल जाएगा आपको। म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी किसका, फ्री स्पेस का, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। होप सो क्लियर है यार। अपन ने आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बता दिया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड होता है जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करता है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब एक मटेरियल को मैंने प्लेस किया, प्लेस करने के बाद उस मटेरियल ने अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर ली प्लस एक्सटर्नल कितनी, दोनों का सम अप। एंड यहां पे मैंने आपको बता दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मेरा बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल की औकात। अरे यार उस मटेरियल की कितनी औकात है कि वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई साहब आप एक मटेरियल को लेके गए, ए भाई इसको मैग्नेटाइज बनाना, इसको लेके गए तो भाई इसको निकाला तो इसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आया उसकी वैल्यू मान लो 2 है। एक दूसरा मटेरियल का उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू 5 है। और यार ये दूसरा वाला ज़्यादा मैग्नेटाइज हुआ, जिसपे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा डेवलप कर पाए, तो वो मटेरियल की एबिलिटी वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। डन मेरा बच्चा, क्लियर है, बोलो। अब ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली में। अब कैसे मैग्नेट बनेगा सर, कैसे बनेगा, सुनना। मैंने कहा यार पता है मेरी बाहर लड़ाई हो गई है, सब चलो। भाई आप सब चलने लगे, ये तो अभी भी चलने की तैयार है, चलने लगे आप। भाई पांडे सर चलो आज देख लेते हैं कौन है, तुम भी चलोगे ना, तुम लोग लड़कियों चले। अब मेरी पावर बढ़ जाएगी घटेगी, अब मैंने बोला ओ लड़ाई हो गई, चलो आधे लोग जा रहे हैं आधे लोग जा ही नहीं रहे, हम तो लड़की हैं हम कैसे जाएंगे, ठीक है। अब मेरी पावर आधी हो गई, अब क्या हुआ, मैंने फिर बोला अरे यार लड़ाई होगी चलो, अब मैं बोला इधर चलो, सब जा रहे उधर, अब मेरी पावर घट जाएगी। कुल मिलाकर कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक मटेरियल है, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा होता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है। बट जैसे ही उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, तो जितने भी मटेरियल्स का मैग्नेटिक मोमेंट है वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है। कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। यानी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि मेरी डायरेक्शन ये रही, और मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट्स भी कह रहे हैं कि मेरी डायरेक्शन ये रही। अबे दोनों के दोनों सेम बिहेव करने लगेंगे, हाँ या ना? भाई साहब एक बात बताओ यार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और मटेरियल्स की डायरेक्शन भी ये रही। जैसे मैंने बोला कि भाई इधर चलो, अब सब मेरे अलॉन्ग चलने लगे, मेरे डायरेक्शन में चलने लगे, तो ऑब्वियसली आप मेरी तरह बिहेव करने लगे। अगर सपोज करो मैं मैग्नेट्स की तरह बिहेव कर रहा हूँ तो आप भी सब मैग्नेट्स की तरह बिहेव करोगे। तो कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को
magnetic moment developed per unit volume of a material are known as a magnetization. इसका फॉर्मूला बनता है कैपिटल M, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम. होप सो क्लियर है. मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर. अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है यार? QM इंटू 2L. QM इंटू L ले लूँ, लेंथ ले लेता हूँ. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू. तो मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? QM बाई, ये भी फॉर्मूला हो गया. बोलना. अब यहां देखो ध्यान से. अब मेरा बच्चा, हमारे पास टर्म आता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. मैग्नेटिक परमेबिलिटी पता है क्या बताता है? कि एक मटेरियल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं. एक मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए. जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वो पास करने के लिए अलाउ करता है, उसकी परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है. परमेबिलिटी इज नथिंग एल्स. बी से अभी हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को डिनोट किया, एच से हमने फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट किया. उन दोनों का रेशियो क्या दिखाता है? म्यू. म्यू क्या है? म्यू क्या है? म्यू है एक मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से पास होने दे रहा है. दैट मीन्स वो बताना चाहता है कि कितना मैग्नेटिक मोमेंट, कि वो बताना चाहता है वो कितना मैग्नेटाइज है. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास हो रही है, वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज्ड है. क्लियर है? होप सो क्लियर है मेरे बच्चे. मैं चल जा. आज पता नहीं हुआ क्या है, आई डोंट नो. पता नहीं क्या सीन चल रहा है. बी अपॉन मैच. क्लियर है? नहीं आया समझ में? स्पीड ठीक नहीं है क्या? और तेज करो. हैं? कंप्लीट. सुनो, देखो ध्यान से यहां पे. अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी. परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी आएगा. मेरा बेटा वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमेबिलिटी 1 लेते हैं, एयर के लिए 1.004 लेते हैं, और हम लोग जब आयरन वगैरह के लिए लेते हैं तो वैल्यू 1000 से. यानी जिसकी परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होगा. ये सब काम आने वाले हैं अभी सब. अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी बताती है मेरे भाई, ध्यान से सुनना. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताती है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. सुनो ना, मुझे ये बताओ, तुम बताओ. वंशिका नाम है ना तुम्हारा? वंशिका तुम बताओ. बस बहुत मुस्कुरा रही हो तुम, मन कर रहा है कैमरा तुम्हारी तरफ कर दे. हैं वंशिका, ये बताओ कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? मैग्नेटाइज कर सकता है. और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की एबिलिटी. आप फिजिक्स पढ़ने कई जगहों पे गए होंगे, बगल वाले ट्यूशन में भी गई थी, फिर यहाँ पर आई. तो कुल मिलाकर कहते हैं कि ये पूरा स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर फिजिक्स का ज्ञान बांटा जाता है. ठीक है? क्लियर है? और आप ज्ञान लेने वाले हैं. हम दोनों का जो रेशियो होगा, दिस इज ऑल अबाउट द ससेप्टिबिलिटी. अब ध्यान से सुनो. अब एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैंने पढ़ाया इतू सा, एफर्ट दिए कम, मैंने 10 क्वेश्चन कराए, आप 30-40 क्वेश्चन करके आ गए. भाई साहब, आपकी ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होगी. यहाँ हमारी ससेप्टिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई इसकी है, अनुष्का की है. ठीक है? अब मैंने कहा भाई साहब मैंने कराए 10 क्वेश्चन, साला वो 10 क्वेश्चन भी नहीं देखे, 2 क्वेश्चन, और 20 दिन हो गए. अरे सर वो दिए थे क्वेश्चन. आपकी ससेप्टिबिलिटी कम हो गई. तो मतलब ससेप्टिबिलिटी ये बताना चाहता है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होता है, उसका रेशियो. और अगर उसका रेशियो बहुत हाई है
एक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है, दैट मीन्स हम कम एफर्ट डालेंगे और वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। बोलो हाँ या ना। कुल मिलाकर दिस इज ऑल अबाउट द ससेप्टिबिलिटी। अब सुनो टॉपिक। मोहित तूने आज आग लगा दी मेरे अंदर। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा रिलेशन देखते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है। अभी मेरा बच्चा एक बात और देखिएगा, B इक्वल टू अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था, दैट विल बी द म्यू नॉट H। याद दिलाऊं, आपने H इक्वल टू बी अपॉन में म्यू नॉट किया था। सिमिलरली आप अगर मैग्नेटाइजेशन में जाना चाहते हैं, अगर मैग्नेटाइजेशन में जाना चाहते हैं तो अब मैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था, मटेरियल की मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता था, एक तो वो मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो रहा था उसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से ये एक्सटर्नल को डिनोट कर रहा है, ये एक्सटर्नल को डिनोट कर रहा है ना, जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक मटेरियल है। अब यहां पे देखो, सेम एज इट इज मेरे बच्चे क्या लिख सकते हो आप, एम बी अपॉन में म्यू नॉट। यानी आप चाहें तो यहां पे एक टर्म्स डिनोट कर सकते हो, ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, या इससे बी नॉट यूज कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट एच हो जाएगा। और ये कौन सा है, मैग्नेटिक मटेरियल, खुद के मटेरियल का, तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, बी एम इक्वल टू म्यू नॉट एम। अब आपने मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई साहब, वो जो फील्ड है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का सम। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को पुट करूं तो मेरे को यहां पे दिखाई देगा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। म्यू नॉट को कॉमन ले लूंगा मैं, एच प्लस एम आ जाएगा मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे यहां पे ध्यान से देख, क्या ये फॉर्मूला है, ये फ्री स्पेस के लिए है, ये मेरे बच्चे फ्री स्पेस के लिए। अगर आप मीडियम के लिए देखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फ्री स्पेस के लिए था, B इक्वल टू, ये फ्री स्पेस का था, मीडियम के लिए क्या होगा, B इक्वल टू म्यू एच। तो बेटा B की जगह पे मैंने क्या रख दिया, म्यू एच। अरे यार यही कर देते हैं हम लोग। अभी ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये म्यू एच हो गया, ये फ्री स्पेस के लिए था, वैक्यूम के लिए, और ये मीडियम के लिए, म्यू एच आ गया, म्यू नॉट एच प्लस एम। अब मेरा बच्चा एक काम कर, यहां पे देख, यहां पर H को कॉमन ले ले। अब जब H को कॉमन लेगा मेरा बेटू, ये देख H को कॉमन ले रहा हूं मैं, म्यू एच, H अगर कॉमन लूंगा तो यहां तो 1 बचेगा, यहां बचेगा m अपॉन में H, ये बचेगा। अब यहां पर H से H को काट दे, काट दिया। अब देख तेरे पास ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ऊपर ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, देख म्यू नॉट 1 प्लस एम अपॉन एच। और एम अपॉन एच को क्या कर सकता है, ससेप्टिबिलिटी लिख सकता है, ये यहां से हटा देता हूं, ये ससेप्टिबिलिटी लिख सकता है मेरा बेटा। तो मेरा बच्चा क्या आया फॉर्मूला तेरे पास, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस कायम। यार अभी तो एम अपॉन एच ससेप्टिबिलिटी किया था हमने। अब मेरा बच्चा म्यू को क्या लिख सकता है, म्यू भाई साहब रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। इसकी वैल्यू को यहां पुट कर, जब पुट करेगा ये देख म्यू नॉट से म्यू नॉट काट देगा। रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में सिंपल सा ये रिलेशन है, ठीक है। हमने क्या किया, B इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ये कैसे फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिया। B इक्वल टू म्यू इंटू एच, एक किसके लिए है, ये मीडियम के लिए। ये वैल्यू जब आपने यहाँ पे प्लेस की तो यहाँ पे म्यू नॉट एच प्लस एम आ गया। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो, तो एच कॉमन ले लो, जब एच कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा। अब इस म्यू को चेंज कर दो म्यू नॉट आर से, म्यू नॉट से म्यू नॉट काट दो, यू विल गेट दैट आंसर। अब मेरे बच्चे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, सेकेंड लास्ट, दैट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्यूरी लॉ कहता है मेरे बच्चे कि मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा एच पे, उस फील्ड पे जो उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होगा। यार आप फिजिक्स पढ़ने आ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ाने वाले पे भी तो डिपेंड करेगा। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एक मटेरियल को जो हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल किस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जा रहा है। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। टी इज अ टेम्परेचर, टी इज अ टेम्परेचर। अब मेरा बच्चा यहां पे रिलेशन बना, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा, सी आ जाएगा। एच को मैं नीचे लेकर आ गया और मुझे पता है एम अपॉन एच क्या कहलाता है, ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। और ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, सी बाई टी। ससेप्टिबिलिटी सी बाई टी हुआ। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टी इज द क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर ये बताता है कि कोई भी मटेरियल इतनी टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा। अब यहां ध्यान से सुनो, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्या समझाना चाहता है। ससेप्टिबिलिटी अभी बताया मैंने, कोई भी मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा और वो मटेरियल की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी है उन दोनों को डिवाइड करोगे, यानी एम अपॉन एच करोगे तो हमारा ससेप्टिबिलिटी आएगा। अगर किसी की ससेप्टिबिलिटी हाई है दैट मीन्स वो ज्यादा अच्छा मैग्नेटाइज हो रहा है। तो मेरे बच्चे मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली रिलेशन रखता है टेम्परेचर के, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। मीन्स व्हाट, मटेरियल मैग्नेटाइज कम होगा, मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा। अब मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा यानी आप चाहें किसी मटेरियल को, क्वेश्चन आ जाए कि किसी मटेरियल को मुझे डीमैग्नेटाइज करना है, तो मैं किसी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकता हूं। दो तरीके होते हैं, या तो उसे टेम्परेचर बढ़ा दो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, या उसे ठोक पीट दो। कैसे, वाइब्रेट करवा दो या उसे गिरा दो। मैग्नेट्स को आप बार बार गिराओ तो उसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी मिस होंगे और वो कम मैग्नेटाइज रहेगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे 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 लॉस होती रहेंगी। ठीक है, दिस इज ऑल कि कोई अगर डीमैग्नेटाइज होना चाहता है। अब आता है मेरे बच्चा, ध्यान से सुनना, तीन तरीके के मटेरियल्स हैं, पैरा, फेरा, डाई। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। मैंने टेबल वाइज डिजाइन किया हुआ है और बस पैरा, फेरा, डाई इसी टेबल से कर लो, आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये ही चैप्टर नंबर 5 की आन बान शान है। लेट्स स्टार्ट। चलो अभी नोट्स मत देखो, इधर ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, सुनो। मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये मटेरियल्स हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या खास बात होती है। अगर मैं पहली बात इफेक्ट ऑफ मैग्नेट्स की बात करूं, अगर मैं मैग्नेट्स के साथ इनका रिश्ता बनाऊं तो बताऊं क्या करते हैं लोग। ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है फेवरली रिपेल करता है, दूर जाते हैं ये लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक फेवरली थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट मेरे बच्चों को याद हो गया। डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेट के साथ इफेक्ट कराऊं यानी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊं तो उसका इफेक्ट कैसा देखने को मिलेगा, वो फेवरली रिपेल होते हुए दिखेंगे, ये फेवरली अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे, ये फेवरली स्ट्रांगली मैग्नेट्स बनते हुए दिखेंगे, स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं, अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा मुझे इधर जाना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर कहेगा, डायमैग्नेटिक कहेगा मेरे को इधर जाना है, वो अपोजिट बिहेव करेगा। पैरा वाला थोड़ा उसके साथ जाएगा स्लोली, फेरो इमीडिएट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एक्वायर फेवरली मैग्नेटाइजेशन, फेवरल मैग्नेटाइजेशन करता है, पर कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या होता है, एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, पर स्लो होता है और ये बहुत स्ट्रांग होता है और फटाफट डायरेक्टली उसी के साथ अलाइन हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स याद हो गए आपको। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट भी एक अच्छा पॉइंट है। सपोज करो एक कटोरे में हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आए, हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अब मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझते हैं, उसको समझने से पहले काम करता है। सपोज करो मेरे और वंशिका के बीच में बहुत सारा रेत का ढेर पड़ा हुआ है। वंशिका कहते हैं सर मुझे नहीं चाहिए, मैं कहता मुझे भी नहीं चाहिए। अब सुनना क्या हुआ, रेत का ढेर
ऐसे कुछ कटोरी है, रेत का ढेर वेर पड़ा था ऐसे ऐसे, वंशिक मैंने इधर से फेंक दिया, वंशिका ने इधर से फेंक दिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? ऐसा नहीं हो जाएगा? ये इधर से भी भागेगा, ये इधर से भी भागेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट्स लेते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और ये वाला पॉइंट क्या होता है? वीक पॉइंट होता है। ये वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक पॉइंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट और ये वीक पॉइंट है, और ये भी स्ट्रॉन्ग ही है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब क्या हुआ कि अगर मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल को डाला, तो क्या करेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल जब डालेंगे ना, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल इधर से ये धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, इधर से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद इस डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, इसका शेप ऐसा हो जाएगा। बट अगर वहीं पर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल डालें तो अट्रैक्ट होगा, तो इसका शेप चेंज होकर कैसा हो जाएगा? इसका शेप चेंज होकर ऐसा बनेगा, अरे ऐसा। फेरोमैग्नेटिक का भी क्या बनेगा? सेम एज इट इज। तो कुल मिलाकर कहानी बताता हूं आपको, इसमें मटेरियल किधर जाएगा? अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आऊं तो इसमें मटेरियल कैसे मूव करेगा? स्ट्रॉन्ग पॉइंट से वीक पोर्शन की तरफ। अब सपोज करो रेत का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वंशिका कहने लगी मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैंने कहा मुझे भी दो, मुझे दो। क्या होगा? उस रेत के ढेर में बीच में गड्ढा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर मटेरियल अपनी तरफ अट्रैक्ट होने लगा तो उसका शेप उठ के कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो यहां देखेंगे कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो स्ट्रॉन्ग से वीकर की तरफ जाता है, इधर से रिपेल करता है, और जो पैरा मटेरियल होता है और फेरो होते हैं वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। चलो चले, जब हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला लेते हैं, टेंड्स टू मूव स्लोली फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ये क्या होता है? स्लोली वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। और ये क्या होता है? ये भी फास्ट होता है, इमीडिएट, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। होप सो वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है, और वहीं पर पैरा और फेरा मटेरियल उसके साथ अलाइन हो जाते हैं। देखो, जब हम इसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर अलाइन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वो तो ऐसे अलाइन हो जाता है। यहां पे क्या होता है? उसके पैरेलल अलाइन हो जाता है, यहां उसके पैरेलल अलाइन हो जाता है। आगे देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ससेप्टिबिलिटी के पॉइंट्स पे बात करें अगर हम लोग, तो इसकी बहुत कम होती है वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसकी वैल्यू -1 के बराबर या उससे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है, और थोड़ी बहुत, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू मान लो अराउंड 5, 7, 8, 10 छोटी, इसकी वैल्यू तो हजारों में होती है। ये कौन से मटेरियल है? ये सारे मटेरियल हमारे इस साइड वाले फेरोमैग्नेटिक है। इधर कौन है? पैरा, इधर कौन है? डाय। अगर हम यहीं पे रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी बहुत छोटी होती है, स्लाइट बहुत स्मॉल होती है, 0 और 1 के बीच में। इसमें 1 स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है, इसमें आउट ऑफ द ऑर्डर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर मैं वहीं पे परमेबिलिटी वैल्यू की बात करूं, परमेबिलिटी वैल्यू की, तो इसकी परमेबिलिटी वैल्यू क्या होती है? फ्री स्पेस की वैल्यू से, फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई × 10⁻⁷, वो बड़ी होती है, यानी फ्री स्पेस से क्या होती है? छोटी होती है। ये भी छोटी होती है, ये बहुत बड़ी होती है परमेबल वैल्यू, यानी बहुत हाईली मैग्नेटाइज हो जाता है ये। टेम्परेचर पे आपको पता है ये इंडिपेंडेंट होता है, डायमैग्नेटिक को कोई लेने देना नहीं है, और ये दोनों के दोनों इन्वर्सली रिलेशन रखते हैं, ये दोनों के दोनों इन्वर्सली रिलेशन रखते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनो, अगर रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड में आएंगे हम लोग, अच्छा उसी टॉपिक को ये समझाया ना इधर? नहीं 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 नहीं, देखो उसी टॉपिक को समझाया मैंने, 2 बार लग गया। हाँ, 13 उसके एग्जाम्पल्स हैं। ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक,
नाइन्थ करने की जरूरत नहीं है, वो रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि कैसे उसे रिमूव करोगे, तो उसे टेम्परेचर बढ़ा के हम रिमूव कर देंगे। 13 में हम उसके एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के। जब हम इसके मटेरियल के एग्जाम्पल्स देखते हैं, नहीं इसको करने की जरूरत नहीं है, स्टेजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस से आउट हो गया, ठीक है। तो ये बस इस पॉइंट को कर लो, इसके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। मटेरियल पूछ लिया था कि कौन डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन है, फेरोमैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, ठीक है। अच्छा चलो, इसी के ऊपर ना मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, आप फटाफट ये क्वेश्चंस देख लो जरा, अब फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अनदर टर्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक पोलराइजेशन, मैग्नेटिक पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे ये मैग्नेटाइजेशन अभी पढ़ा ना, उसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक पोलराइजेशन। हॉर्सशू मैग्नेट कैसा मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और आप ऑनलाइन वालों खुद घर पे करना भाई, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और एक केस स्टडी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए चैप्टर समापन हुआ। आप सभी को राधे राधे।